आज असाइनमेंट सेक्शन में आपको 6 पेजेस का असाइनमेंट दे दिया गया है। आप उसको बनाएं और मेरे व्हाट्सएप नंबर 9835698972 पे सबमिट करें। ठीक है, आज चैप्टर देखिए, चैप्टर 1 खत्म हो चुका है। अब उसको आप रिव्यू करें, असाइनमेंट को बनाएं। ठीक है, सबसे बड़ा चैप्टर था 11th का। अब आज कुछ एडिशनल टॉपिक्स कुछ पढ़ाएंगे और हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम में ये सब नहीं आया है, लेकिन हम रिकमेंड करेंगे कि आप नॉलेज के लिए इसको देखें और कॉपी में नोट भी करें। तो एडिशनल टॉपिक्स है। अब जैसे कि एडिशनल टॉपिक में टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल on a general point, on a general point। अब ये बोर्ड एग्जाम में सीबीएसई बोर्ड में कभी नहीं आया है। नॉलेज के लिए आप जानिए, अच्छा लगेगा। ठीक है, और इसको रिकमेंड कर रहे हैं क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में या तो आएगा एक्सियल लाइन या तो इक्वेटोरियल लाइन, बिहार बोर्ड में भी। लेकिन नॉलेज के लिए जानिए, बहुत इजी है। देखिए एक बार रिव्यू करते हैं। अब जो बच्चा डाइपोल का जो मेरा क्लास था वो किया था, लेक्चर देखा था कि डाइपोल क्या बताए थे, दो पोल, एक नेगेटिव पोल और एक पॉजिटिव पोल, याद है ना, -q और +q। ये था आपका डाइपोल और ये दूरी हम लोग लेते थे बीचों बीच a और a2a, याद होगा, a ऐसे लेते थे और ये डाइपोल होता था। और डाइपोल मोमेंट, हर डाइपोल का एक स्ट्रेंथ होता था। डाइपोल मोमेंट -q से +q की ओर डाइपोल मोमेंट होता, चाहे छोटा p से डिनोट कर देते। और डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला था q × 2a, चार्ज इनटू सेपरेशन। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू सेपरेशन। तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम क्या बताए थे आपको, अगर कोई एक्सियल लाइन याद है ना, पे पॉइंट ऑफ p, कंफ्यूज नहीं होइएगा, छोटा p लिखेंगे तो डाइपोल मोमेंट जो कि फिजिकल क्वांटिटी है, और बड़ा P लिखेंगे तो अभी पॉइंट P, पॉइंट है, जस्ट बिंदु। तो अब अगर ये वाला लाइन, इधर वाला जो लाइन है, इधर वाला या इधर वाला बताए थे एक्सियल लाइन या एंड ऑन पॉइंट बताए थे ना, एंड ऑन पॉइंट भी बोलते हैं। तो ये सब बता चुके थे। अब इस पे अगर कोई पॉइंट P है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था एक्सियल लाइन पे, एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड आया था शॉर्ट डाइपोल के लिए 2kp/r³। p क्या है, डाइपोल मोमेंट, k क्या है, कूलम कांस्टेंट, 1/4πε0, r क्या है, सेंटर से p पॉइंट का दूरी। ये हम लोग पढ़े थे, रिवीजन करा रहे हैं। और यही अगर ब्रॉड ऑन पॉइंट या इक्वेटोरियल पॉइंट सेंटर से r दूरी पे यहां पे रहेगा। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या था, ऐसे अलोंग, याद आ रहा होगा, जिधर डाइपोल मोमेंट उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड 0 डिग्री पैरेलल। और इसमें डाइपोल मोमेंट ऐसे है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 180 डिग्री अपोजिट आया था, ई इक्वेटोरियल। और ये ई इक्वेटोरियल कितना आया था, kp, जहां p डाइपोल मोमेंट है, /r³। तो ये आया था 2kp और ये आया था kp। और डायरेक्शन इसका डाइपोल मोमेंट वेक्टर के अलोंग, इसका अपोजिट। तो ये अभी याद रखिए। एक बार हम जल्दी से इसको रिव्यू करवा दिए। अब एकदम इसको ब्रेन में रखिएगा। अब देखिए, एक्सियल लाइन का मतलब, एक्सियल पॉइंट का मतलब और इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब आप समझते हैं। चलिए, अब क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि डाइपोल है, -q +q, और ये जो पॉइंट है P, अब ये ना एक्सियल लाइन पे है ना इक्वेटोरियल लाइन पे है। अब ये जनरल पॉइंट है P, और यहां दिया हुआ है क्या, ये थीटा दिया हुआ है और ये दूरी r दिया हुआ है। देख लीजिए अच्छा से, ठीक है। तो यहां पे आराम से आप देखिए कि अब जनरल पॉइंट है P, मतलब कि ना एक्सियल है पॉइंट ना इक्वेटोरियल पॉइंट है। अब P पॉइंट पे आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल। तो इसके लिए क्या करते हैं
कि सबसे पहले डाइपोल मोमेंट माइनस क्यू से प्लस क्यू वेक्टर, इसमें कोई डाउट? अब इस डाइपोल मोमेंट का यहां से परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं ऐसे। अब मान लीजिए मन में जैसे कि ये अगर एक्स एक्सिस है तो ये वाई एक्सिस है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस तो ये वाई एक्सिस, मतलब ये 90 डिग्री पे है। तो बोल सकते हैं ना ये अगर एक्स एक्सिस है तो ये वाई एक्सिस है, एक ऐसे लाइन खींचे। अब हम क्या करेंगे, कंपोनेंट तोड़ेंगे। चलिए P का जो P है इसके अलोंग P वेक्टर डाइपोल मोमेंट वेक्टर कंपोनेंट तोड़िए, थीटा के साइड cos थीटा, तो इधर कंपोनेंट आ जाएगा आपका P cos थीटा, थीटा के दूसरे साइड, मतलब P का जो P था उसका दो कंपोनेंट तोड़ दिए, ये तो पक्का क्लियर होगा, P sin थीटा, क्लियर। अब आप बताइए जो अब P को भूल जाइए, अब फर्स्ट स्टेप कंपोनेंट तोड़ दिए, अब ब्रेन में समझिए P को फॉरगेट, भूल जाइए। अब आप P को क्योंकि दो कंपोनेंट तोड़ दिए हैं तो अब P को नहीं देखना, इसको देखना। आप सोचिए कि दो डाइपोल है, एक डाइपोल है P cos थीटा और एक डाइपोल है P sin थीटा डाइपोल मोमेंट का। अब P cos थीटा के लिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना क्या है P पे, तो P cos थीटा के लिए P पॉइंट एक्सियल पॉइंट होगा, एकदम होगा, क्योंकि P cos थीटा के अलोंग वाला लाइन पे ना पॉइंट P है। एक्सियल पॉइंट क्या होता है, जैसे कि अगर ये डाइपोल है, डाइपोल मोमेंट P है, माइनस क्यू प्लस क्यू लिखना जरूरी है, डाइपोल मोमेंट P है और इसी के अलोंग कोई पॉइंट होता है तो वो एक्सियल पॉइंट होता है। जैसे डाइपोल मोमेंट P ऐसे रहता है अगर, और इसी के अलोंग कहीं भी पॉइंट हो P यहाँ हो चाहे यहाँ हो तो बोलेंगे एक्सियल लाइन है। और अगर इसी के परपेंडिकुलर जो डाइपोल मोमेंट है उसके परपेंडिकुलर हो तो इक्वेटोरियल होता है, जैसे इसके अलोंग अगर हम बोल देंगे तो इक्वेटोरियल होगा। तो कितना बच्चा को यहाँ पे बात समझ में आ रहा है, बहुत इजी। बस दो बात आप समझ जाइए कि फॉर, और एडिशनल पढ़ाई है फॉर डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट P cos थीटा, द पॉइंट P इज एक्सियल पॉइंट, यही समझना है। तो यहां पे जब एक्सियल पॉइंट है तो ये P cos थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस करेगा E1, P cos थीटा जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा E1। और जल्दी से बोलिए एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड अभी रिवीजन कराए थे, क्या होता है 2kP बाई r3, तो 2kP, P कौन है यहाँ, P cos थीटा, 2kP बाई r3, सेम टू सेम। अब P cos थीटा को बोलिए, अब सोचिए ये P sin थीटा है नेक्स्ट डाइपोल मोमेंट, क्योंकि P को दो डाइपोल मोमेंट में तोड़ दिए थे। अब आप ध्यान दीजिए P sin थीटा पे, P sin थीटा ये है और P पॉइंट यहाँ पे, तो P sin थीटा के P पॉइंट परपेंडिकुलर लाइन पर है, तो P पॉइंट P sin थीटा के लिए क्या होगा, इक्वेटोरियल पॉइंट। तो फॉर डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट P sin थीटा, the point P is इक्वेटोरियल पॉइंट। तो यहाँ पे हम लोग का, चलिए इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था शॉर्ट डाइपोल के लिए kP बाई r3, ठीक है। तो kP, K अब P, यहाँ P कौन है, P sin थीटा, kP बाई r3। इसका डायरेक्शन याद रखिएगा 180 डिग्री, मतलब P sin थीटा ऐसे है तो ये अपोजिट होता है ऐसे। अभी रिवीजन में कराया कि कितना बार बोलवाइएगा भाई, माइनस क्यू प्लस क्यू, डाइपोल मोमेंट ऐसे था तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे आता था तो इसी डायरेक्शन में आता था, तो मान लेते हैं E1 एक्सियल लाइन पे, सॉरी एक्सियल लाइन पे आता था तो इसी पे, इक्वेटोरियल पे आता था तो ऐसे आता था ना, डाइपोल मोमेंट के अपोजिट। अब 3-4 बार बोल दिया और पहले तो बहुत अच्छा से बोले हुए E2। अब अगर आपको E1 और E2 पता है तो वेक्टर से आप रिजल्टेंट नहीं प्राप्त कर लीजिएगा, रिजल्टेंट E। अगर आपको E1 का मैग्नीट्यूड पता है, E2 का तो पाइथागोरस थ्योरम से आप E का मैग्नीट्यूड नहीं पता कर लीजिएगा। तो सिंपल सा है, नॉलेज के लिए पढ़िए, मजा आ रहा है। तो सिंपल सा द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों बात हो गया। यहाँ पे करते हैं तीसरा लाइन, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज, चलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताइए E पे, पाइथागोरस थ्योरम, E बराबर बेस और परपेंडिकुलर E2 है, ध्यान से देखिए।
तो E1 वेक्टर पढ़े हैं, ऐसे निकालते हैं ना रिजल्टेंट। तो चलिए अब यहाँ से अंडर रूट, अब चलिए E1 का जब पूरा होल स्क्वायर करके रखिएगा और E2 का होल स्क्वायर करके रखिएगा तो कितना स्टूडेंट देख रहा है, KP/R3, KP/R3 कॉमन निकाल लेते हैं पहले ही बाहर, KP/R3 बाहर निकाल लिए तो अंदर क्या बचा भाई, E1 में KP/R3 बच गया तो 2 का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा, बहुत आसान। और KP/R3 तो हम कॉमन बाहर निकाल लिए तो साइन स्क्वायर थीटा अंदर बच गया। अब थोड़ा सा भी मैथ्स पढ़े हैं तो पहले आप समझिए, KP/R3 को छोड़ दीजिए, अंडर रूट, चलिए एक बार बताइए, 4 cos स्क्वायर थीटा में एक cos स्क्वायर थीटा अलग कीजिए, ठीक है, तो क्या हो गया 3 cos स्क्वायर थीटा, 3 cos स्क्वायर थीटा हो गया। अब एक जो cos स्क्वायर थीटा है वो साइन स्क्वायर थीटा के साथ जुड़ के क्या हो जाता है 1, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। इसी को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, हो गया रिजल्ट, हो गया यार, हो गया रिजल्ट। मतलब 3 स्टेप समझना है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, लास्ट स्टेप। यार 3 लाइन में अच्छा से इसको नोट करिए, कोई डिफिकल्टी नहीं, फिगर भी समझ में आ रहा है, इसको पॉज करके नोट करिए, अभी एक एंगल भी निकालेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E आया, ये कितने एंगल पे आया E1 से, मान लीजिए फाइंड करना है अल्फा, नॉलेज के लिए पढ़ा रहे लीजिए अल्फा, ठीक है। तो अब अल्फा भी कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे जगह नहीं है, इसको रब करते हैं। E1 और E2 याद रखिएगा, E1 क्या आया था, KP cos थीटा बाई R3, 2KP सॉरी 2KP cos थीटा बाई R3, और E2 क्या आया था, KP sin थीटा बाई R3। अब चलिए अल्फा निकालना है, तो सबसे पहले अल्फा क्या है, लेट अल्फा एंगल मेड बाय नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 E2 का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बाय लाइन, सेंटर को O मान लीजिए, बाय लाइन OP। तो आप देख रहे हैं OP जो लाइन है, जो OP लाइन है, OP जो लाइन है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड अल्फा एंगल बना रहा है ना, यही अल्फा हम लोग को निकालना है। तो चलिए मान लिए इतना, तो आप फिगर को देखिए, tan अल्फा, अभी सब खूब किए वेक्टर में आप लोग, इस ट्रायंगल में कितना बच्चा देख रहा है, tan अल्फा, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो tan अल्फा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है E2, अब बेस क्या है E1, तो E2 बाई E1। चलिए पहले E1 बोलिए, अभी पीछे यहाँ पे लिखा हुआ था, कॉपी में देखिए नोट किए होंगे, 2KP cos थीटा बाई R3, और E2 यहाँ पे क्या लिखा हुआ था थोड़ा देर पहले, KP sin थीटा बाई R3, R3 कट गया, KP कट गया, ध्यान से देखिएगा, साइन बाई कॉस बचा, साइन बाई कॉस, 2 तो बचा, तो देखिए ना 2 तो बचबे किया, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा। ध्यान से देखिए, कॉपी लेके बैठिए, पेन लेके बैठिए और कॉपी और पेन में करते जाइए। अब अल्फा tan उधर कीजिए, तो tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, ये आपका अल्फा एंगल भी आ गया, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। तो क्वेश्चन में कितना चीज दिया हुआ था, 2 चीज दिया हुआ था, एक R दिया हुआ था और एक थीटा दिया हुआ था और एक डाइपोल मोमेंट दिया हुआ था। तो एक्चुअली 3 चीज दिया हुआ था, डाइपोल मोमेंट तो देगा ना यार, डाइपोल के बारे में डाइपोल मोमेंट देगा, R देगा, थीटा देगा। अब R देगा, डाइपोल मोमेंट P देगा, छोटा p, थीटा देगा, तो आपको नहीं हो जाएगा आराम से। अच्छा एक चीज और बताते हैं, मजा बहुत आएगा। अगर मान लीजिए यही पॉइंट P एक्सियल होता, यहां होता, अगर एक्सियल होता तो इसको उठा कैसे लाते, तो कितना बच्चा दिखता है, एक्सियल पे थीटा 0 हो जाता। ये पॉइंट P अगर घूमते घूमते यहां करवाइए, यहां आ जाता थीटा 0। अब रखिए थीटा 0, cos 0 क्या होता है, थीटा को 0 रखिए, cos 0 1 होता है, तो 1 + 3 क्या हो जाएगा 4, 4 का रूट 2, आंसर आ गया 2KP/R3। मतलब कि अगर एक्सियल पॉइंट होता P तो वही रिजल्ट आता जो पढ़े थे 2KP/R3। और अगर यही पॉइंट P यहाँ आता 90 डिग्री पे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, रोटेट कीजिए तो थीटा 90 हो जाता है। अब थीटा 90 रखिए 90, तो यहाँ cos 90 0, तो ये पूरा 0,
√1 आ गया आंसर kp/r3 वही जो पढ़े थे इक्वेटोरियल लाइन में। अगर P पॉइंट यहाँ होता तो सीधे होता kp/r3। तो ये भी रिजल्ट आप चाहेंगे तो कंपटीशन में काम आता है, याद कर ले kp/r3 √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे भी आप अल्फा भी निकाल लिए tan इनवर्स tan θ/2। यहाँ tan उन काट मत दीजिएगा, ऐसा ही रहेगा ये मैथ्स का सिद्धांत है, ज़्यादा देर वहाँ गलती मत लगा दीजिएगा, जो वेक्टर पढ़े वो समझ रहे होंगे। चलिए नोट करिए इस टॉपिक को, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे एडिशनल टॉपिक 1 हो गया। चैप्टर खत्म हो गया, फर्स्ट चैप्टर। असाइनमेंट दे दिए हैं, असाइनमेंट को बनाइए। और याद रखिएगा सारा वीडियो चैप्टर 1 का 2 दिन में हट जाएगा, आप उसको नोट करें, क्योंकि अब चैप्टर 2 हम परसों से शुरू कर देंगे, परसों से शुरू कर देंगे चैप्टर 2, क्योंकि टाइम भी अब निकल रहा है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना ही पड़ेगा। अब देखिए ये भी एक टॉपिक है जो कि स्कूल वगैरह केंद्रीय विद्यालय सब में आता भी है, मंथली में, बोर्ड में नहीं उतना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। अब देखिए, अब क्वेश्चन क्या है, फिगर हम यहां बनाते हैं कि एक रिंग है 3D में, रिंग समझ रहे हैं, रिंग, और रिंग के ऊपर पूरा चार्ज है, मान लीजिए Q, मतलब कि रिंग के ऊपर, पूरा रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मानिए, पॉजिटिव चार्ज है रिंग के ऊपर Q, और ये उसका एक्सिस है, और एक्सिस पे यहाँ पे पॉइंट P है, कितना दूरी पे R, और रेडियस ऑफ द रिंग है A। तो पहले क्या क्या आप समझे, देखिए जो रिंग है ना, अभी हम बताएंगे कि जो रिंग है, कोई रिंग, हाँ यहाँ पे देखिए, जैसे ये रिंग है, अब मान लीजिए इसके पूरे सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब एक्सिस वाला पॉइंट क्या होगा, तो ये ऐसे है। अब आपके सामने नहीं, ये जो फिगर है ये ऐसे है, मतलब आपको ये चीज दिख रहा है, इसलिए हम इसको डार्क कर दिए हैं। आपको इधर का सतह दिख रहा है और ये पीछे वाला सतह है ऐसे, और फिगर ऐसे है, ऐसे, क्लियर। ये फिगर ऐसे नहीं है, सामने की ओर नहीं है, ऐसे है, और एक्सिस पे P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले क्या क्या हुआ भाई, तो लेट Q क्या है भाई, तो चार्ज ऑन रिंग दिया हुआ है क्वेश्चन में। चलिए A क्या चीज है, तो रेडियस ऑफ द रिंग, रेडियस ऑफ द रिंग, और स्मॉल क्या चीज है, R, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम सेंटर ऑफ रिंग, फ्रॉम सेंटर O मान लीजिए सेंटर को, देख लीजिए अच्छा से, ये 3 चीज दिया हुआ, और P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अब कैसे होगा भाई, कैसे होगा, क्योंकि ये तो पूरा बॉडी है। अब आप बॉडी के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना नहीं जानते हैं, आप क्या जानते हैं, सिर्फ आप बस जानते हैं कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है Q, या अभी छोटा Q मान लेते हैं समझाने के लिए, अगर कोई पॉइंट चार्ज है Q, वो अपने आसपास के क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। और आप पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड वाला लेक्चर में, कॉपी पलटिए, एक पॉइंट चार्ज Q R दूरी पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, तो उसका फॉर्मूला था KQ/R²। K तो कूलम कांस्टेंट हो गया, स्मॉल k, Q बाई दूरी का स्क्वायर, ये तो पॉइंट चार्ज के लिए था ना। तो देखिए अब कैसे हम लोग निकालेंगे, ये तो पूरा बॉडी है इतना सारा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, मान के चलते हैं कि जो पूरा रिंग का बॉडी है छोटा छोटा पॉइंट चार्ज है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, मतलब मन में आप सोचिए कि पूरा रिंग छोटा छोटा पोर्शन में काट लीजिए आप, ये मन में काम करिए ऐसे, और मान लीजिए छोटा छोटा चार्ज DQ, जितना भी छोटा छोटा एलिमेंट बोलते हैं या पीसेस बोलते हैं, इसको छोटा छोटा एलिमेंट में या पीसेस में आप पूरे रिंग को देखिए मन में, डिफरेंशिएशन बोलते हैं इसको, तोड़ना। आप मन में
सबको छोटा छोटा डी क्यू में ब्रेक कर लीजिए। सोचिए कि बहुत सारा पॉइंट चार्ज से बना हुआ है पूरा रिंग, पहला काम क्लियर। अब एक पॉइंट चार्ज यहां पे लीजिए, मतलब एलिमेंट पीस, और मान लेते हैं इस पे चार्ज है, बोलिए कितना, डी क्यू। अब यहाँ पे क्या बताए थे आपको, जो बच्चा पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड, कि जहां कुछ नहीं रहे वहां पे +1 पॉजिटिव चार्ज मान लो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा ऐसे, कुछ याद आया? तो ये डीई, डी माने क्या, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू छोटा सा एलिमेंटल चार्ज, छोटा सा एलिमेंटल चार्ज। पूरा 11th हम लोग ये किए। तो ये जो, इसीलिए हम कंपटीशन का एक वीडियो डाल रहे हैं, ये वाला जो छोटा सा चार्ज है यहाँ छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा किया, क्लियर। तो ये वो छोटा सा चार्ज ऊपर कंसीडर किया, सोचे कि वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस कर रहा है। तो अपने लाइन पे ऐसे जा रहा होगा ना 3D में, इसको देखिएगा, सोचिएगा ऐसे है, बहुत ईजी, अभी हम समझाएंगे। अब चलिए, अगर हम पूछे कि डी का वैल्यू लिखो, तो के क्यू बाई दूरी का स्क्वायर, के क्यू बाई दूरी का स्क्वायर। यहाँ पे दूरी तो यही ना होगा, यहाँ से यहाँ ये वाला दूरी होगा, चार्ज और पॉइंट पी के बीच का दूरी। तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम से बताइए, ये ए है और ये आर है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट। पाइथागोरस थ्योरम, ये ए है ये आर है, तो ये होगा ना। तो चलिए, तो डी बताइए तो आप लोग, डी क्या होगा, के क्यू, तो क्यू कितना है, डी क्यू, के क्यू बाई दूरी का स्क्वायर है, तो यहां से यहाँ का दूरी का स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, रूट और स्क्वायर खत्म, तो के डी क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहां तक क्लियर होगा। तो ये डी क्या है, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू छोटा सा चार्ज। डी का मतलब ये होता है वेरी वेरी स्मॉल डिफरेंशियल, क्लियर, ये स्टेप समझ गए। अब मान लीजिए ई एंगल थीटा है, तो ई भी एंगल थीटा होगा। अब क्यों लिए थीटा बताते हैं। देखिए दिक्कत यहाँ पे क्या है ना, जैसे कि दिक्कत यहाँ पे ये है कि अगर एक और हम लोग सारा, ध्यान से धीरे धीरे समझिए, एक बार पढ़ लेंगे, देखिए पढ़ते समय टाइम लगता है तो बहुत अच्छा समझाते हैं, लेकिन रिवीजन 10 सेकंड में होगा। एक बार सीख जाइएगा तो रिवीजन 10 सेकंड में होगा। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है ना कि यहाँ पे आप एलिमेंट काटे तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आया, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आया। अब उसका दो कंपोनेंट हम कर रहे हैं, बताते हैं क्यों। इसका एक कंपोनेंट इधर आया, थीटा के साइड कॉस थीटा, दूसरे साइड साइन थीटा, ठीक। तो इसका ऐसे आया था, इसका दो कंपोनेंट कॉस थीटा, एक नीचे साइन थीटा। अब यहाँ सिमेट्री दिख रहा है, सिमेट्री माने एक जैसा। हम सिमेट्री में एक नीचे एलिमेंट चूज करते हैं डी क्यू, क्योंकि हम क्या बताए थे, डी क्यू हजारों करोड़ों अरबों डी क्यू से बना हुआ है ना पूरा रिंग का बॉडी। तो एक डी क्यू यहाँ एकदम सिमेट्रिकल, एकदम वैसा जैसा ऊपर की वैसा ही नीचे, एकदम सिमेट्री दिख रहा है, सिमेट्री एक समान। अब यहाँ पे आप मिलाइए, कर लीजिएगा अच्छा से। अब इसके कारण भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डी होगा एकदम सिमेट्री से। अब ये भी सिमेट्री से अगर थीटा होगा तो हम लोग ये भी थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब इसका भी कंपोनेंट तोड़ेंगे तो डी कॉस थीटा, थीटा के साइड, दूसरे साइड जल्दी से बोलिए क्या होगा, डी साइन थीटा। कितना बच्चा देख रहा है, डी साइन थीटा, डी साइन थीटा कैंसिल, ये ऊपर वाला डी साइन थीटा, नीचे वाला डी साइन थीटा कैंसिल, लेकिन डी कॉस थीटा ऐड हो रहा है। अब ध्यान से समझिए, अब यहाँ पे अब ऊपर वाला नीचे वाला में आप क्या देखें कि डी साइन थीटा कैंसिल और डी कॉस थीटा ऐड हुआ। लेकिन अगर हम दाएं बाएं लें, अब यहाँ का लें और यहाँ का लें, तो यहाँ वाला ऐसे जाएगा, इसका भी एक डी साइन थीटा और डी कॉस थीटा, यहाँ वाला ऐसे जाएगा डी साइन थीटा डी कॉस थीटा। ध्यान देना का बात क्या है कि जितना भी एलिमेंट है सबका एक सिमेट्रिकल एलिमेंट है, मतलब कि इस ऊपर वाला का नीचे, दाएं वाला का बाएं, इधर वाला का इधर, सिमेट्रिकल समझ रहे हैं एकदम, सबका एक सिमेट्रिकल एलिमेंट है, एकदम प्यार से समझिए सर। इधर वाला का इधर, इधर वाला का एक 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 इधर, समझ, सबका एक सिमेट्रिकल एलिमेंट मिलेगा। अब उससे क्या फायदा, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड पी पे पैदा करेगा दो ठो, एक डी साइन थीटा नीचे, एक डी कॉस थीटा आपके तरफ, फिर नीचे वाला भी डी साइन थीटा ऊपर, डी कॉस थीटा आपके ऊपर, डी साइन थीटा कैंसिल, फिर दाएं वाला भी वैसे ही
दाएं वाला और बाएं वाला का डी साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, डी कॉस थीटा आपके तरफ। इसका मतलब जितना भी एलिमेंट होगा उस सब का डी साइन थीटा, डी साइन थीटा, डी साइन थीटा कैंसिल, डी साइन थीटा, डी साइन थीटा कैंसिल, डी साइन थीटा, डी साइन थीटा कैंसिल, डी साइन थीटा, डी साइन थीटा कैंसिल। मोर के पंख की तरह सोचिए, सारा डी साइन थीटा छितराया वैसे, सारा डी साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और सब डी कॉस थीटा खुपच एक के डायरेक्शन में, डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा। इसका मतलब सारे एलिमेंट का जो डी कॉस थीटा होगा एड अप होगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे देने के लिए। तो चलिए, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज, चलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पी पे लिखते हैं रे बाबा, इंटीग्रेशन डी कॉस थीटा। समझ में आ गया ना? मतलब जितना, अबे दो मत बोल देना कि सर 2 लिखिए यहाँ पे ई नहीं बोलिएगा कि एक्स एक्सिस जो है यहाँ ये एक्स एक्सिस है, अब सारा वाई एक्सिस सही समझाने के लिए दिया। अब एक्स एक्सिस पर डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा दो मत दीजिए, यहाँ पे 2 डी कॉस थीटा नहीं है, करोड़ों अरबों खरबों है। कैसे? जितना भी एलिमेंट है छोटा 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 सब का डी कॉस थीटा एक्स एक्सिस पे, और सारे डी कॉस थीटा को ऐड अप करेंगे, इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना, ऐड अप करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, और सारा डी साइन थीटा तो कैंसिल हो गया है। तो यहाँ पे ई मत बोलिएगा सर 2 लगाइए, वो तो 2 आपको बस हम समझाने के लिए बनाया जाता है, सिमेट्रिकल 2 को। अब दाएं बाएं का भी डी कॉस थीटा होगा, इधर इधर का भी होगा, अभी समझाए ना? तो करोड़ों अरबों खरबों डी कॉस थीटा है जो एक्स एक्सिस पे सब ऐड अप हो रहा है एक ही डायरेक्शन में, और एक ही डायरेक्शन में है इसीलिए ऐड कर सकते हैं इंटीग्रेशन से। अलग अलग डायरेक्शन में होता है तो इंटीग्रेशन से ऐड नहीं होता है। इंटीग्रेशन से भी तभी ऐड होता है जब सारा इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में हो। तो चलिए वैल्यू को रखते हैं, चलिए बोलिएगा आराम से। इंटीग्रेशन के का वैल्यू, डी का वैल्यू पहले बोलिए ऊपर, के कूलम कांस्टेंट डी क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब चलिए कॉस थीटा का बोलिए क्या होता है फॉर्मूला, पढ़े ना 10th, बेस बाई हाइपोटेनस। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में कॉस थीटा बेस, तो बेस आपका ये दूरी है आर, हाइपोटेनस ये, तो बेस ओहो बेस आर है, बेस बाई हाइपोटेनस, ठीक है। अच्छा इस रूट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं पावर में हाफ। अब यहां पे बताइए ये दोनों बेस सेम है, मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पावर 1, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड होता है, तो 1 और आधा कितना हो जाएगा 1.5, 3/2। तो इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं के क्यू आर, बताते हैं समझाते हैं, के क्यू आर, ये दोनों को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। आपका आंसर हो गया, खेल खत्म। आपको कोई बोलेगा सर कैसे हो गया, देखिए के बाहर निकल गया, आर बाहर निकल गया, क्योंकि आर यहाँ कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, तो के कांस्टेंट बाहर, आर कांस्टेंट बाहर, ये पूरा कांस्टेंट बाहर, बच गया सिर्फ आपका अंदर, बिकॉज इंटीग्रेशन डी क्यू, इंटीग्रेशन डी क्यू यहाँ पे क्या होगा क्यू, डी क्यू 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 डी क्यू, सारा डी क्यू को जोड़ेंगे तो क्यू ना मिलेगा। इंटीग्रेशन माने क्या, जोड़ना। तो इस सिंपल तरीका से आपका रिजल्ट आ गया। आप देखिए एकदम कुछ दम नहीं था, एक स्टेप 2 स्टेप में आंसर आ गया। अब बहुत अच्छा से इसको समझाया गया कि कैसे जब बॉडी पे चार्ज होता है तो उसको मन में छोटा छोटा पीस में बांट दीजिए और सोचिए कि सब पॉइंट चार्ज है। और पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे ना तो टोटल निकलेगा। थोड़ा गणित लगता है जो कि आप धीरे धीरे सिखाएंगे, सब सीख जाइएगा। थोड़ा कंपटीशन के लिए आज ले रहे हैं लेक्चर। अच्छा इसी में अगर हम पूछ दें एट सेंटर, एट सेंटर, अब सेंटर ओ पे कितना बच्चा दिख रहा है, अगर ये पी पॉइंट सेंटर पे आ गया ओ पे तो आर 0 हो जाएगा। अगर ये पी पॉइंट सेंटर पे आ गया तो आर 0 हो जाएगा। तो अगर आर के जगह पे 0 रख देंगे यहाँ 0, तो ये पूरा ना 0 हो जाएगा। तो कितना बच्चा समझ गया, एक्सिस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को आ गया, एक्सिस पे आ गया के क्यू आर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2, और सेंटर पे हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 0। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा 0। चलिए नोट करिए जल्दी से इसको, ठीक है। तो रिजल्ट आ गया ई एक्सिस, एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, के क्यू आर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल पावर 3/2, और सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया 0। सेंटर पे 0 अंडरस्टूड भी था कि अगर रिंग है
और यूनिफॉर्मली चार्ज है सब तरफ से, और बोला जाए कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो जाहिर सा बात है अगर आप इसको एलिमेंट के तौर पे देख रहे हैं तो सब इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरा को कैंसिल कर देगा, और ये वाला पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ये वाला का ऐसे, सेंटर पे बोल रहा है, सेंटर पे इसका ऐसे, इसका ऐसे, इसका ऐसे, सब एक दूसरा को क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, चलिए इसको भी अच्छा से नोट कर लीजिए, नोट करते ही जाए। और कंपटीशन वाले के लिए देखिए थोड़ा सा ये सब जानना भी जरूरी है, जो बच्चे कंपटीशन का भी तैयारी कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट उनके लिए स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। मेडिकल में आईआईटी मेंस के लिए सब काफी है, सब एनसीईआरटी बेस्ड ही सवाल पूछता है। देख रहे होंगे इस बार नीट का भी जो एनटीए का डायरेक्टर है बोला है सारा क्वेश्चन नीट में मेडिकल में एनसीईआरटी बेस्ड होगा। अभी 3 दिन पहले देखे होंगे एनटीए का डायरेक्टर का इंटरव्यू आप, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट अच्छा रखे। अब देखिए जैसे क्वेश्चन हम पूछे कंपटीशन के लिए सब है, बोर्ड में इस तरह का सवाल नहीं आएगा, फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज Q। अब देखिए क्वेश्चन सुनिए क्या है, एक पॉइंट चार्ज है Q और यहां पे एक रॉड है, रॉड, ठीक है, रॉड है, और इस रॉड पे पॉजिटिव चार्ज है। कंपटीशन का सवाल है, छोटा सा Q चार्ज है, कैपिटल Q चार्ज है, पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है रॉड पे। तो रॉड तो भाई बॉडी हो गया, और इस रॉड का लेंथ है L और यूनिफॉर्म चार्ज है Q इसके ऊपर, और पॉइंट चार्ज से दूरी है A। अब अगर हम बोलेंगे दोनों के बीच का कूलम फोर्स बताइए, इलेक्ट्रिक फोर्स, कूलम फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताइए, अब कैसे करेंगे भाई ये सवाल को? तो ऑब्वियस है आपको नहीं, अभी आप नहीं कर सकते ऐसे डायरेक्ट, क्योंकि देखिए डायरेक्ट जो आप पढ़े थे ना कि 2 पॉइंट चार्ज है Q1 और Q2 और दोनों के बीच का दूरी क्या था R, तो आप इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते थे सीधे K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर कूलम फोर्स। ये फॉर्मूला सिर्फ तभी लगा सकते हैं जब दोनों पॉइंट चार्ज हो, बताई थी बात, या स्फेरिकल बॉडी भी हो बड़ा तो दूरी पे हो, बहुत अच्छा खासा दूरी पे हो, तब लगा सकते हैं। तो ये बात बता चुके थे कि पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला है, लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ में बताई थी बात। अब यहाँ पे कैसे, यहाँ पे एक तो पॉइंट चार्ज है लेकिन दूसरा तो बॉडी है, बॉडी है भाई, रॉड है, दूसरा पॉइंट चार्ज नहीं है, तो अब ये फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे क्या करेंगे। अब इस पूरे रॉड को छोटा छोटा पीस में बांट देंगे, एलिमेंट में बांट देंगे। एलिमेंट का मतलब फिजिक्स में पीस, छोटा छोटा पीस को एलिमेंट कहते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप इस पूरे रॉड को जो पॉजिटिव चार्ज है इसको छोटा छोटा पीस में देखिए, बहुत सारा देखिएगा, न्यूमेरिकल है कंपटीशन के लिए। अब छोटा छोटा पीस में बांट दिया, अब एक पीस को कंसीडर कीजिए, ये वाला। अब ये तो पॉइंट चार्ज होगा, मान लेते हैं इसके ऊपर चार्ज है dq, अब ये भी पॉइंट चार्ज, ये भी पॉइंट चार्ज, एक पीस को देख रहे हैं, एक टुकड़े को देख रहे हैं एकदम छोटा सा। अब मान लेते हैं इसका दूरी यहां से x है, इस पीस का, और इस पीस का जो थिकनेस है dx है। अब अगर हमको dq निकालना है तो यूनिटरी मेथड से, अब आइए पूरे L लेंथ पे कितना चार्ज दिया हुआ है, q चार्ज, पूरे L लेंथ के रॉड पे q चार्ज, तो एक यूनिट लेंथ पे कितना, q बाई L चार्ज। तो dx लेंथ पे, dx क्योंकि ये तो dx लेंथ का है, तो dx लेंथ पे कितना चार्ज, तो q बाई L इंटू dx, यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड से हम लोग को dq का वैल्यू पता चल गया, तो dq का यहाँ पे वैल्यू कितना आ गया, q बाई L चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू dx। अब बताइए ये भी पॉइंट चार्ज, ये भी पॉइंट चार्ज, अब हम ये पॉजिटिव, इस पॉजिटिव पे फोर्स लगाएगा df, ठीक। तो इस df का वैल्यू आप क्या लिखिएगा, k कूलम कांस्टेंट q1 q2 बाई दोनों के बीच का दूरी जो कि वेरिएबल है x स्क्वायर। अब dq का वैल्यू पुट कीजिए kq, चलिए dq का वैल्यू बोलिए ऊपर से, यहां से q dx डिवाइडेड बाई l, और यहां पे x स्क्वायर पहले से,
यहाँ तक तो एकदम समझ में आ गया, यही ना स्टेप 1 हो गया। लेकिन अब आप सोचिए, ये वाला जो एलिमेंट है ये भी फोर्स लगाएगा, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, ये वाला जो फोर्स है ये भी फोर्स लगाएगा, ये वाला जो एलिमेंट है ये भी फोर्स लगाएगा, ये वाला जो पीस है ये भी फोर्स लगाएगा, और सब का डायरेक्शन इधर ही होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, क्योंकि सारा एलिमेंट इधर की ओर रिपेल करेगा, सब डीएफ का डायरेक्शन सेम होगा। सारे एलिमेंट के कारण जो फोर्स होगा इस पॉइंट चार्ज पे सेम डायरेक्शन में होगा। और अभी हम पीछे बोले थे कि सब सेम डायरेक्शन में हो तो इंटीग्रेशन से ऐड कर सकते हैं। तो अगर हमको नेट फोर्स निकालना है, नेट फोर्स ऑन क्यू, तो हमको नेट फोर्स हो जाएगा इंटीग्रेशन डीएफ। क्यों डायरेक्ट इंटीग्रेशन डीएफ कर दिया? क्योंकि जितना भी पीसेज है सब पॉजिटिव इसी पे फोर्स लगाएगा, सब इसी पे फोर्स लगाएगा ना, डायरेक्शन सेम है। और जब सारे वेक्टर का डायरेक्शन सेम होता है तो इंटीग्रेशन से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे कंपोनेंट तोड़ने का कोई लफड़े नहीं है, सब एक ही डायरेक्शन में रिपेल कर रहा है, डी क्यू डी क्यू। तो चलिए के क्यू क्यू, देखिए डी एफ कॉन्स्टेंट बाहर निकाल रहे हैं, एल बाहर, कितना बच्चा देख रहा है कि इस तरह से हम डी एफ का वैल्यू रख दिए और डी एफ का वैल्यू रख दिए और कांस्टेंट बाहर निकाल दिए। अब बताइए यहाँ वेरिएबल कौन है? एक्स, एक्स वेरिएबल है। एक्स क्या है? दूरी। क्या चीज का दूरी? पॉइंट चार्ज से एलिमेंट का दूरी एक्स। तो एक्स कहाँ से? तो सबसे पहला एलिमेंट ये है, तो सबसे पहला एलिमेंट यहाँ पे है, इसका दूरी पॉइंट चार्ज से क्या होगा? ए। और फिर सबसे अंतिम एलिमेंट यहाँ पे है, तो इसका दूरी बढ़ते 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 यहाँ और यहाँ के बीच का दूरी क्या हो जाएगा? ए प्लस एल। तो ध्यान से देखिए एक्स क्या है? डिस्टेंस बिटवीन एक्स, जैसे यहाँ पे एक्स लिख देते हैं समझाने के लिए, ये एक्स लिख दिए, तो एक्स क्या है? दूरी। तो लोअर लिमिट से अपर लिमिट, तो लोअर लिमिट एक्स क्या होगा? यही ना होगा ए, और अपर लिमिट ये होगा इसके और इसके बीच का, ठीक। तो यहाँ पे दूरी हो जाएगा ए से ए प्लस एल, लोअर लिमिट अपर लिमिट। देख लीजिए कैसे लिमिट लगाया गया है, ए से ए प्लस एल। तो यहां से हम लोग का के क्यू क्यू बाई एल को छोड़िए, सब जानता है इसका इंटीग्रेशन -1/x होता है, पहले भी बता चुके हैं लेकिन फिर बता देंगे। चलिए के क्यू क्यू बाई एल, अब अपर लिमिट तो माइनस, अपर लिमिट रख दिए, ए प्लस एल रख दिए, माइनस 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 प्लस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब लोअर लिमिट रखिए, पूरा 11 तो ही की है। तो यहाँ से हम लोग का के क्यू क्यू बाई एल। अब चलिए एलसीएम ले लीजिएगा आप अपने से, इसको इधर कीजिए, इसको इधर कीजिए, अब नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, अपने से सिंप्लीफाई करिए, बच्चा नहीं है। अब इधर कीजिएगा ऊपर तो ए कट जाएगा, न्यूमरेटर में खाली एल बच जाएगा। इन्हें की सिंप्लीफाई भी नहीं आता है 8th स्टैंडर्ड का, एल एल कट गया, ठीक है। तो आपका फाइनली जो आंसर है यहाँ पे लिख देते हैं, के के जगह लिख देते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के के जगह क्यू क्यू न्यूमरेटर में, और नीचे आ गया आपका ए और ए प्लस एल। तो कितना स्टेप में बना? 2 स्टेप में बना ये सवाल, ए प्लस एल। एक पहला स्टेप में छोटा सा, और फिर पीछे वाला सवाल भी 2 स्टेप में बना था। थोड़ा सा आप जानिए कि कैसे बॉडी रहता है ना, तो बॉडी को छोटा छोटा पीस के रूप में देखते हैं और फिर एक पीस का स्टडी करते हैं, और फिर डायरेक्शन को देखते हैं, अगर सब सेम डायरेक्शन में है तो इंटीग्रेशन से क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। और लिमिट भी बहुत अच्छा समझा है, तो इसको 2 बार देखिए और इसको भी नोट कीजिए। और ये वीडियो कंपटीशन में जो जो बच्चे 11th पढ़े हैं, पूरा 11th पढ़े हैं और वेक्टर वगैरह किए, तो उनके लिए बहुत ही आसान है, नोट करिए कंपटीशन के लिए। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग 3 छोटा छोटा एप्लीकेशन थोड़ा नॉलेज बूस्टर में देखे। असाइनमेंट सेक्शन में असाइनमेंट दिया गया है, आप असाइनमेंट बनाइए, नोट्स को रिव्यू करिए। अभी इतना काम आप कृपया करके इसको करें, ठीक है। नोट्स को टेस्ट के जहाँ तक बात है, तो अभी 1 सप्ताह का समय दे रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चे मैसेज किए व्हाट्सएप पे कि नोट्स अपडेट नहीं किए हो, तो अभी 1 वीक का समय देते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम चैप्टर 2 अभी शुरू कर देंगे। चैप्टर 2 में हम कोशिश करेंगे कि फर्स्ट ही लेक्चर से असाइनमेंट मिलते रहें। तो चैप्टर 2 जब हम पढ़ाएंगे तो कोशिश करेंगे हमेशा 4 सवाल 5 सवाल असाइनमेंट सेक्शन में आपको डालते रहें, क्योंकि अब ऑनलाइन पे समझ में आ रहा है कि ऑनलाइन कैसे पढ़ाना है। तो असाइनमेंट सेक्शन में चैप्टर 2 में
शुरुआत ही से आपको देंगे, अभी इसका लेट कर दिए, असाइनमेंट पहले से था और फोटो स्टेट करके हम हजारों निकाल भी चुके थे कि आप आइएगा कोचिंग में तो बटेगा भाई, लेकिन फिर वही धीरे धीरे फिर उसको देना पड़ रहा है। अब हो सकता है लॉकडाउन के बाद आइएगा तो हजारों फोटो स्टेट करके रखा हुआ है, वो आपको बटेगा, मिलेगा शायद फिर से ऑफलाइन में जब रेगुलर क्लास शायद स्टार्ट हो। लेकिन अभी ऑनलाइन में आपको रोज हम कोशिश करेंगे कि चैप्टर 2 में शुरू से असाइनमेंट मिले। आप उससे क्या होगा कि गो थ्रू करते रहिएगा चैप्टर 2 में शुरू से, आप नोट्स को रिव्यू करें, वीडियो को देखें और 2 दिन और दे रहे हैं, 3 दिन वीडियो अपडेट करें, चैप्टर 1 कंप्लीट कर दें और टेस्ट के लिए 1 वीक वेट करें। 1 वीक के बाद जो भी है वो आपको वीडियो के में सूचित करेंगे चैप्टर 2 जब पढ़ाएंगे कि टेस्ट कब होगा। अभी आप बस प्रिपेयर करें, ठीक है।